So hello everyone. In this video, we are going to discuss some of important questions on artificial intelligence. And these questions and answers are important for those who are preparing for some interview where artificial intelligence is one of the core part. So ये जो भी आपका क्वेश्चन आंसर होगा, आप अगर कोई फैकल्टी के पोस्ट के लिए हो या डिफरेंट पोस्ट जहाँ एआई सब्जेक्ट है, ठीक है, एआई सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. So without any delay, let's start the lecture. I'm going to share the screen. Just our question is, what is artificial intelligence? So artificial intelligence is a branch of computer science that aims to create systems capable of performing tasks that typically require human intelligence. And that includes reasoning, learning, decision making, perceptions, natural language understanding. And in AI, it integrates subfields like machine learning, deep learning, NLP, and robotics. तो AI कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम इंटेलिजेंट सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, जो सिस्टम ऐसा परफॉर्म कर पाए जो हम ह्यूमंस करते हैं. हम अपना इंटेलिजेंस यूज करके जो भी टास्क करते हैं, सिर्फ उसी टाइप का ही हम कुछ सिस्टम्स बनाने की कोशिश करते हैं which has some intelligence with it. और एआई में आपका डिफरेंट सबफील्ड्स आप देख सकते हो, एमएल है, डीप लर्निंग है, एनएलपी एंड रोबोटिक्स, राइट. Then next question is differentiate between AI, ML and deep learning. AI बड़ा टर्म है, बहुत broader concept of machines performing intelligent tasks. AI में वो हर चीज आ जाएगा जहां हम कोई भी मशीन से इंटेलिजेंट टास्क करा रहे हैं, जहां हम ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पुश कर रहे हैं, तो ये सारे एरिया आपका एआई के अंदर आ जाएगा. Then machine learning is a subset of AI that enables machine to learn from the data without explicit programming. Traditional programming जहां हम explicit programming करते हैं, but ML में क्या होता है, हम machines को डेटा से खुद ट्रेन कराते हैं, सीखते हैं, और ताकि वो खुद डिसीजन ले पाए, जहां हमें कोई एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग नहीं करना पड़े, ठीक है, तो वो एमएल है. And deep learning is a further subset of ML using neural networks with many layers to model complex patterns, especially in image and speech recognition. हम complex tasks के लिए, like image and speech recognition में, हम न्यूरल नेटवर्क में बहुत सारा लेयर यूज करके मॉडल बनाते हैं, ठीक है. ये जो एरिया है, ये इसी को हम डीप लर्निंग बोलते हैं, और ये डीप लर्निंग एमएल का ही एक सबसेट है. तो देखा हमने, एआई एक बड़ा सा सेट है, सुपर सेट मान सकते हो, इसके एक सबसेट है एमएल, और उसके एक सबसेट है डीप लर्निंग. देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एआई बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज. कैपेबिलिटी के बेस पे एआई क्या क्या डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है. पहला है नेरो एआई, जिसको हम क्विक एआई भी बोलते हैं, that which is specialized in one task. जैसे कि आपका सीरी हो, एलेक्सा हो, दे आर नेरो एआई, स्पेशलाइज इन वन टास्क. देन जनरल एआई और स्ट्रॉन्ग एआई, जो इंसान के जैसे कुछ कर सकते हैं, राइट, कैन परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क लाइक ए ह्यूमन कैन डू. स्टिल थियोरेटिकल, अभी तक ऐसा जनरल एआई का कोई भी मशीन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम स्ट्रॉन्ग एआई भी बोलते हैं, ठीक है. देन सुपर एआई सरपासेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, हाइपोथेटिकल और फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो ऐसा एआई होगा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी सरपास कर दे, ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर आ जाए, उसको हम बोलेंगे सुपर एआई. देन व्हाट आर द मेन एरियाज ऑफ रिसर्च इन एआई. तो बहुत सारे एरिया है, जैसे आप अभी देखे ही आपने, क्या हमने स्टार्ट किया था, एमएल एंड डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. Then natural language processing, that is NLP, computer vision, robotics, expert system, reinforcement learning, explainable AI, ethical AI and AI governance. ये बहुत सारे एरिया है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्यूरिंग टेस्ट. व्हाट इज द ट्यूरिंग टेस्ट. ट्यूरिंग टेस्ट proposed by Alan Turing in 1950 evaluates a machine's ability to exhibit intelligent behavior indistinguishable from that of a human. If a human cannot reliably
distinguish the machines from another human during a conversation, the machine is said to have passed the test. तो ट्यूरिंग टेस्ट जो है एलन ट्यूरिंग ने 1950 में प्रपोज किया था। इसे हम मशीन्स का एबिलिटी चेक करते हैं कि वो इंटेलिजेंट बिहेवियर मतलब इंटेलिजेंट बिहेवियर पोजेस कर पा रहे हैं कि नहीं, मतलब वो मशीन इंटेलिजेंट है या नहीं, हम वो चेक करते हैं। ठीक है, और ये कैसे करेंगे? अगर कोई एक इंसान जैसे आप मैं, हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। क्या डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए? जब एक मशीन और ह्यूमन के बीच कौन सा मशीन है, कौन सा मतलब मशीन है या वो ह्यूमन है, हम ये डिटेक्ट नहीं कर पाए। मतलब मशीन को भी अगर हम भूल कर बैठे कि ये ह्यूमन है, तो वो होगा क्या? ट्यूरिंग टेस्ट वो मशीन ने पास कर लिया। ठीक है, so if a human cannot reliably distinguish the machine from another human during a conversation, then the machine is said to have passed the Turing test. तो ये है Turing test. Then explain supervised and unsupervised learning with example. Supervised learning, the model is trained on level data, जैसे कि आपका spam email detection, मतलब classification. And unsupervised learning, the model learns patterns from unlabeled data, like customer segmentation using clustering. एक चीज याद रखना, supervised learning में हम label data यूज करते हैं और unsupervised learning में unlabeled data यूज करते हैं. Then what is overfitting? How can it be prevented? So overfitting occurs when a model learns the training data too well, including noise, and performs poorly on new data. जब एक मॉडल ट्रेनिंग के दौरान क्या हुआ है, इसको ट्रेनिंग हमने बहुत कराया है, बट क्या हो गया, वो जिस डाटा से ट्रेन कराया था उसमें नॉइजेस भी रहा होगा, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, ट्रेनिंग तो हो गया है, पर जब भी कोई नया डेटा आ रहा है उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, उसको उस नया डेटा के ऊपर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है अच्छे से। ठीक है, ओवरफिटिंग so occurs when a model learns the training data too well, including noise, but performs poorly on new data. अब इसको रोकने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे क्रॉस वैलिडेशन है, राइट। हम डिफरेंट एक डाटा सेट को डिफरेंट सबसेट में डिवाइड करके हम उसको अलग अलग तरीके से कंबाइन करके चेक करते हैं, ट्रेन कराते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं, तो वो है क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, सॉरी, टेस्ट करते हैं एग्जैक्टली हम तो अलग अलग सबसेट्स को कंबाइन करके हम जो चेक करते हैं, तो वो है क्रॉस वैलिडेशन। देन लेशो एंड रिच, दैट इज L1 रेगुलराइजेशन एंड L2 रेगुलराइजेशन है। देन प्रूनिंग है, ठीक है, डिसीजन ट्री प्रूनिंग, ठीक है, जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस आ रहा है उसको कट आउट कर देते हैं। देन रिड्यूसिंग मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। देन डाटा एगमेंटेशन, रिड्यूसिंग मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, ड्रॉप आउट जो हम यूज करते हैं, ठीक है, डीप लर्निंग में। देन डाटा एगमेंटेशन फॉर इमेजेस, ये सारे वे से आप क्या कर सकते हो, ओवरफिटिंग को दूर कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, सॉरी। देन व्हाट इज द रोल ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस इन न्यूरल नेटवर्क? न्यूरल नेटवर्क में एक्टिवेशन फंक्शंस का क्या रोल है? सो एक्टिवेशन फंक्शंस इंट्रोड्यूस नॉन लिनियरिटी into the network, enabling it to learn complex patterns. So activation function का काम क्या है? नॉन लिनियरिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स पैटर्न को क्या कर सकते हैं, हमारा जो मॉडल है उसको ये लर्न कर सकते हैं, ठीक है, और अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, एक्टिवेशन फंक्शंस इंट्रोड्यूस नॉन लिनियरिटी इनटू द नेटवर्क, एनेबलिंग इट टू लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न। और ऐसा अगर एग्जाम्पल पूछ लेंगे तो आप बता सकते हो रिलू। रिलू मीन्स रेक्टिफाइड लिनियर यूनिट, ये बहुत पॉपुलर एक्टिवेशन फंक्शन है। देन सिग्मॉइड है, टैन है, सॉफ्टमैक्स है, ठीक है, तो ये सब आपका softmax means using output layer for classification. So ये सारे आपका एक्टिवेशन फंक्शन है, रिलू, सिग्मॉइड, टैन एंड softmax. Then what are some real world application of AI in education or healthcare? एजुकेशन में एडाप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, AI ट्यूटर्स, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग। हेल्थ केयर में आप बहुत आजकल ज्यादा काम हो रहा है इस एरिया में, लाइक डिजीज प्रेडिक्शन, या either human or crop disease also, or any animal disease prediction, you can do it with AI very easily and accurately, of course. Medical image analysis, then drug discovery, virtual health assistance,
ठीक है। देन हाउ डू यू एक्सप्लेन एआई टू अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन ए सिंपल वे? अगर पूछ लिया कि आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को कैसे एक्सप्लेन करोगे एआई मतलब क्या है एग्जैक्टली, ठीक है, सिंपल वे में, जो कैसे करेंगे मैं इसे बता रहा हूं आपको। आई वुड रिलेट एआई टू रियल लाइफ एग्जांपल्स सच एज हाउ यूट्यूब रिकमेंड्स वीडियोस, हाउ गूगल मैप्स प्रेडिक्ट ट्रैफिक्स, हाउ फेशियल रिकॉग्निशन अनलॉक्स द फोन्स। ठीक है, हम ऐसे एग्जांपल देंगे। देखिए, यूट्यूब में अभी जो आपने खोला है, कुछ एक आपको सपोज कुकिंग से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है, तो आपने कुकिंग वीडियो सर्च किया था, नेक्स्ट टाइम यूट्यूब आपको खुद रिकमेंड करेंगे वो अदर वीडियोस जो कुकिंग से रिलेटेड हो, ये यूट्यूब का रिकमेंडेशन। इसी तरह गूगल मैप जो है ट्रैफिक प्रेडिक्शन करके बताता है कि दिस रोड हैज इज नाउ मोर कंजेस्टेड, ठीक है, ज्यादा ट्रैफिक है। देन फेशियल रिकॉग्निशन, जैसे हम फेस डिटेक्ट या रिकॉग्नाइज करके हम फोन को अनलॉक कर सकते हैं, ये सब एआई का एग्जांपल्स देंगे। देन आई वुड ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स लाइक एल्गोरिथम्स की बात करेंगे, डेटा से कैसे लर्न कर रहा है, जहां पे हम एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा है, डिसीजन मेकिंग कैसे हो रहा है, डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स। तो ये ऐसे हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को समझाएंगे सिंपल वे से। पहले एग्जाम्पल्स देंगे, उसके बाद उसके अंडर मतलब अंडरलाइंग जो एल्गोरिथम्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली नहीं आएंगे एल्गोरिथम में, पहले उसका एग्जाम्पल के थ्रू जाएंगे। देन हाउ डू यू इंटीग्रेट एआई रिसर्च इनटू टीचिंग? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एआई रिसर्च को टीचिंग में कैसे इंटीग्रेट करोगे आप? आई blend real world data sets and current research papers into teaching models. ठीक है, I also encourage students to undertake mini projects and publish results in undergraduate research form. Then tools like Python, TensorFlow, Google Colab are introduced early for hands-on learning. ठीक है, तो पहले हम ऐसा करेंगे, कुछ रियल वर्ल्ड डाटा सेट लेंगे, करंट रिसर्च पेपर्स ये सब ले, हम टीचिंग मॉड्यूल्स में इंक्लूड मतलब कोई भी जो मॉड्यूल्स पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर हम स्टूडेंट को दिखाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ छोटा सा ही सही, आपका स्मॉल डाटा सेट ही सही, उसको लेके रियल वर्ल्ड डाटा सेट लेके उसमें कैसे काम करते वो दिखाएंगे मिनी प्रोजेक्ट के थ्रू। उसका रिजल्ट पब्लिश करने के लिए मतलब रिसर्च फॉर्म पेपर के फॉर्मेट में हम पब्लिश करा सकते हैं, प्रेजेंट करा सकते हैं कॉन्फ्रेंस में। और इसके लिए हम उनको टूल्स सिखाएंगे, जैसे पाइथन से रिलेटेड में हम लोगों ने कुछ दिखा दिया, नामपी के बारे में बता दिया, पांडास बता दिया, स्काइकिट लर्न्स। तो देन टेंसर फ्लो, गूगल कोलैब में कैसे काम करते हैं, ये सारे चीज हम दिखा सकते हैं। देन हाउ, क्योंकि हैंड्स ऑन बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, देन हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विथ रिसेंट एआई एडवांसमेंट? तो हमें बताना पड़ेगा कि हम जर्नल्स को रेगुलरली चेक करेंगे, लाइक आईआईटी पुली ट्रांजेक्शन ऑन एआई, एआई का कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करेंगे, पार्टिस जो MWC हो गया, ये सब में पार्टिसिपेट करेंगे, स्टैंडर्ड एआई। ठीक है, तो और जो रिसर्च ग्रुप्स में रिव्यू आर्टिकल्स ये सब में हम पार्टिसिपेट करके रिसेंट एआई एडवांसमेंट के बारे में जान सकते हैं। देन एक्सप्लेनेबल, व्हाट इज एक्सप्लेनेबल एआई, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? XAI, that is explainable AI, is refers to methods that makes the prediction of AI models understandable to humans. It is crucial in domains like healthcare, finance, where decisions must be transparent and justifiable. And examples like shape, line, इंटरप्रिटेबल मॉडल्स लाइक डिसीजन ट्री। तो XAI क्या करते हैं? XAI वो सारे मेथड्स हैं जिससे हम एआई मॉडल्स का प्रेडिक्शंस को अंडरस्टैंडेबल बना पाए ह्यूमन के लिए। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर एंड फाइनेंस सेक्टर में। देन तो एक्सप्लेनेबल एआई नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि एआई का जो प्रेडिक्शन है उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल बनाना। ठीक है, then how does reinforcement learning differ from supervised learning? So reinforcement learning learns via interaction with the environment using trial and error, receiving rewards or penalties. While supervised learning, in contrast, learns from historical level data. And reinforcement learning is used in game AI like AlphaGo, robotics and dynamic decision making. तो ये देखना, reinforcement learning हमेशा एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, तो उस ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करते हैं। जब भी ये परफॉर्मेंस अच्छा करता है तो रिवार्ड्स मिलते हैं, नहीं तो आप
पेनाल्टीज करते हैं, तो ये इम्प्रोवाइज करते रहते हैं। वाइल सुपरवाइज लर्निंग हमेशा हिस्टोरिकल लेवल डाटा से ही लर्न करते हैं। देन व्हाट आर द एथिकल कंसर्न्स इन एआई? नाउ बायस एंड फेयरनेस, मॉडल्स में इनहेरिट बायस फ्रॉम डाटा, बायसनेस होना नहीं सही है, ठीक है। देन प्राइवेसी, एआई सिस्टम्स माइट मिसयूज पर्सनल डाटा, जानते हो डीपफेक का अभी कैसा चल रहा है, ठीक है। जॉब डिस्प्लेसमेंट, ऑटोमेशन में अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ये भी डर है कि ज्यादा ऑटोमेशन हो गया तो ह्यूमंस जॉब जो है वो कम हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा, ठीक है। जॉब डिस्प्लेसमेंट। देन अकाउंटेबिलिटी मींस हु इज रेस्पॉन्सिबल इफ एन एआई सिस्टम फेल। अगर काम सही से कर रहा है तो ठीक है, अगर वो फेल होकर कुछ भी कर लिया तो कौन उसका अकाउंटेबल हो, ठीक है। देन व्हाट एआई टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स डू यू यूज फॉर टीचिंग? तो मैं बताऊंगा कि गूगल कॉलर हम लोग यूज करते हैं आजकल, जुपिटर नोटबुक तो थे ही, टेंसर फ्लो, पाइटॉर्च, स्काईकिट लर्न, आईबीएम वर्चन, ठीक है। और हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, जैसे आपका कैगल है, गिट हब है, ये हम इंटीग्रेट कर सकते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए। देन हाउ डू यू सुपरवाइज एन एआई बेस्ड स्टूडेंट प्रोजेक्ट? I would help them define a clear problem. Research problem बहुत important है, right? Identify the right data set, guide the model building process, and encourage ethical consideration and help publishing their findings. Then what is min-max algorithm in AI? You know, min-max algorithm is a decision-making strategy used in two-player games like chess, tic-tac-toe. Okay, it aims to minimize the possible loss for a worst-case scenario. Each player has two options: maximizer, that is that tries to get the highest possible score; minimizer attempts to minimize the opponent's score. Okay, the algorithm generates a game tree, evaluates the terminal state using a heuristic function, and back propagates the scores to make the optimal move. तो ये जो मिनमैक्स एल्गोरिथम है ये हम यूज करते हैं टू प्लेयर गेम्स में, जिसमें दो प्लेयर तो होना ही है, एक ओपोनेंट और एक आप, ठीक है। तो जैसे आपका चेस हो गया, टिक टाक हो गया, इसमें हम लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें मैक्सिमाइज, हर एक प्लेयर का दो ऑप्शन होता है, मैक्सिमाइजर, तो हमेशा हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर को पाने की कोशिश करते हैं हम, और मिनिमाइजर मींस ओपोनेंट्स के स्कोर को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और इसके लिए ये यूज करते हैं ह्यूरिस्टिक फंक्शन, जिससे वो टर्मिनल स्टेज का इवेलुएट करके देख सकते हैं क्या बेनिफिशियल होगा। बेग प्रोपागेट करके स्कोर को बेग प्रोपागेट कर सकते हैं, ताकि ऑप्टिमल मूव, मतलब किस किस डायरेक्शन से जाना बेनिफिशियल होगा, ताकि हम मैक्सिमाइज कर पाए अपना स्कोर और मिनिमाइज कर पाए ओपोनेंट्स का स्कोर। ये होता है आपका मीन मैक्स एल्गोरिथम। देन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाजी लॉजिक, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम बुलियन लॉजिक? तो फाजी लॉजिक इज एन अप्रोच टू कंप्यूटिंग बेस्ड ऑन डिग्रीज ऑफ ट्रूथ रेदर देन द यूजुअल ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो फाजी लॉजिक में हम डिग्रीज ऑफ ट्रूथ और मेंबरशिप फंक्शन यूज करते हैं, वाइल बुलियन लॉजिक में वन और जीरो ही होता है, ट्रू और फॉल्स ही हो सकता है। तो fuzzy logic allows for values between 0 and 1, representing the uncertainty and vagueness inherent in many real world scenario, ठीक है। बुलियन लॉजिक ट्रीज होता है बाइनरी डिसीजन, दैट इज ट्रू और फॉल्स, while fuzzy logic handles partial truths also, enabling a reasoning in uncertain environments. As for example, you know, in temperature control system, instead of classifying temperature as hot or cold, fuzzy logic allows for classifications like warm or cool, providing a more nuanced कंट्रोल मैकेनिज्म। देखो, टेम्परेचर को सिर्फ आप हॉट या कोल्ड बोल नहीं सकते, आप ऐसे भी बोलते हो आज ज्यादा गर्म नहीं है, ज्यादा गर्मी नहीं है, ठीक है, ज्यादा ठंडी नहीं है, या तो ज्यादा ठंडी है। तो ऐसे जो ज्यादा, या ऐसे हम जो अनसर्टेनिटी के साथ डील कर, मतलब जो जो एग्जैक्ट अमाउंट को हम दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा ही है, ठीक है, कितना, तो ये चीज को हम रिफर करने के लिए फाजी लॉजिक यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपका बुलियन तो यही बोल सकते हैं सिर्फ गर्मी है या ठंडी है, ठीक है, कितना गर्मी है कितना ठंडी ये तो नहीं बता सकते हैं। Then what are genetic algorithms? How they are applied in AI? Genetic algorithms are search heuristics
search heuristics inspired by the process of natural selection. They are used to solve optimization and search problem by evolving solutions over generations. Components like population selection, crossover, mutation. So population is a set of potential solutions. Selection, choosing the fittest individuals for reproduction. Crossover, that is recombination, combining pairs of individuals to create offspring. Mutation, introducing random changes to individuals and maintain genetic diversity. And applications क्या है? Optimizing neural network architecture, feature selections in machine learning models, solving complex scheduling problems. So genetic algorithms are particularly useful when the search space is vast and complex. Traditional optimized methods are inefficient. In that case, we go for genetic algorithm. ठीक है, याद रखना components population है, sorry, selection, crossover, that is recombination and mutation. Then discuss the role of alpha beta pruning technique in game playing AI. So alpha beta pruning is an optimization technique for the min max algorithm. हम कहाँ यूज करते हैं? min max algorithm में alpha beta pruning optimization technique के हिसाब से हम यूज करते हैं. That reduces the number of nodes evaluated in the game tree. It eliminates the branches that cannot influence the final decisions, thus improving efficiency. How it works? Alpha, that is the base value that maximizer can guarantee so far, and beta, the base value that minimizer can guarantee so far. So alpha maximizer के लिए बेस वैल्यू है और बीटा मिनिमाइजर के लिए. During the tree reversal, if the algorithm finds a move that leads to a worse outcome than a previously examined move, it prunes the branch and skipping its evaluation. तो जब ट्री रिवर्सल हो रहा है तो एल्गोरिथम ने ऐसा मूव देखा जिसमें वर्स आउटकम आ रहा है पहले से, पहला जो था वही सही था, बट ये नया से आपका एक वर्स आउटकम आ रहा है तो इसको काट आउट कर देते हैं, प्रून्स कर देते हैं. Benefit significantly reduces the computational complexity, allowing deeper exploration in the game trees within the same time constraints. ठीक है, तो ये क्या करता है? Obviously, computational complexity को reduce कर देते हैं. What is the difference between forward and backward chaining in AI? See, forward and backward, both are inference techniques used in rule-based system to derive conclusion. Now, forward chainings start with the known facts, applies inference rules to extract more data until a goal is reached. ठीक है, और ये जो फॉरवर्ड चेनिंग है ये डाटा ड्रिवन अप्रोच है. पहले से ही हम नॉन फैक्ट्स के थ्रू ही स्टार्ट करते हैं. और एग्जांपल, एक्सपर्ट सिस्टम्स फॉर डायग्नोस्टिक वेयर सिम्टम्स माने फैक्ट्स आर यूज्ड टू इन्फर पॉसिबल डिजीज. ये सिम्टम्स है तो क्या डिजीज हो सकता है, तो ये फॉरवर्ड चेनिंग है. While backward training starts with a hypothesis or goal and works backward to determine if there is data to support it. ये हाइपोथेसिस और गोल से स्टार्ट करते हैं और पीछे आते हैं बैकवर्ड, ताकि हम डाटा को फाइंड आउट कर पाए. तो ये गोल ड्रिवन अप्रोच है, नॉट डाटा ड्रिवन, गोल ड्रिवन अप्रोच है बैकवर्ड चेनिंग. एग्जांपल, प्रूविंग मैथमेटिकल थ्योरम्स बाय स्टार्टिंग विद द डिजायर्ड रिजल्ट एंड वर्किंग बैकवर्ड टू नो एक्सियोम्स. ठीक है, वो हो जाएगा बैकवर्ड चेनिंग. Then what are the components of a knowledge-based system in AI? See, a knowledge-based system consists of knowledge-based मतलब क्या? Stores facts and heuristics about the domain. Inference engine, जो कि applies logical rules to the knowledge base to deduce new information to make decisions. Then user interface facilitates interactions between the user and the system. तो क्या क्या होना चाहिए? नॉलेज बेस होना चाहिए, इंफरेंस इंजन होना चाहिए एंड यूजर इंटरफेस, ताकि यूजर और सिस्टम के बीच इंटरेक्शन अच्छे से हो पाए. So these components work together to simulate human expertise in specific domains such as medical diagnosis and or engineering design. ठीक है. Now explain the concept of reinforcement learning in AI. See, reinforcement learning is a type of ML or machine learning where an agent learns to make decisions by performing actions and receiving rewards or penalties. The goal is to develop a policy that maximizes the cumulative rewards. Rewards ज़्यादा, पर ऐसा ही हमारा गोल रहेगा ऑफ कोर्स
key elements है agent, environment, actions and rewards. Agent, the learner or decision maker. Environment, everything the agent interacts with. Actions, choices the agent can make. Rewards मतलब feedback from the environment based on the agent's actions. Application आपका obviously हम game AI में like AlphaGo, रोबोटिक्स कंट्रोल, रिकमेंडेशन सिस्टम, ये सब में हम अब इसको अप्लाई करते हैं. RL, that is reinforcement learning, is particularly effective in scenarios where optimal action model is complex or unknown. Then last question asked है, what is natural language processing and what are its challenges? NLP, that is natural language processing, is a subset of AI that focuses on enabling machines to understand, interpret, generate and respond to human language, natural language in a meaningful way. जैसे मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ सपोज, तो मशीन्स भी हमारे जैसे हमारे साथ नेचुरल लैंग्वेज से इंटरेक्ट कर पाए, समझ पाए, राइट. तो वो एरिया होता है आपका एनएलपी. ये एआई का ही एक सब पिल है. सॉरी. key goals of NLP क्या क्या है? Machine translation, sentiment analysis, like opinion mining from social media, then text classification and summarization, speech recognition and generation, chatbots and virtual assistants like ChatGPT, Alexa. So ये सब है इसका key goals. Common NLP tasks क्या क्या होता है? Tokenization, tokenization means splitting text into words or sentences, part of speech tagging, that is POS tagging, identifying noun, verb, adjectives, etc. तो ये इसको बोलते हैं part of speech tagging. Then named entity recognition, NER, recognizing entities like names, places, dates, ये होता है आपका NER. Then dependency parsing, understanding the grammatical structure. Then sentiment analysis means detecting emotions or opinions in text. Then machine translation, that is translating one machine language to another. तो ये सब इसका टास्क होता है. टोकेनाइजेशन, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, दैट इज आइडेंटिफाइंग नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव. एनईआर, दैट इज नेम्स, प्लेसेस, डेट्स को आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना. डिपेंडेंसी पार्सिंग, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करना. सेंटिमेंट एनालिसिस, इमोशंस को डिटेक्ट करना, ओपिनियंस को डिटेक्ट करना टेक्स्ट में. मशीन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटिंग वन लैंग्वेज टू अनदर. चैलेंजेस क्या क्या हो सकता है? एम्बिग्यूटी, लाइक वर्ड्स एंड सेंटेंसेस कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स. फॉर एग्जांपल बैंक माने रिवर बैंक भी हो सकता है, या तो फाइनेंशियल बैंक भी हो सकता है. तो बैंक दोनों जगह पे यूज हो सकता है. इससे एम्बिग्यूटी क्रिएट हो सकता है. ठीक है, ये भी एक्सेलेंस है. देन कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, मशीन स्ट्रगल टू ग्रैस्प डीप कॉन्टेक्स्ट, sarcasm, idioms and और cultural nuances, ये सबको समझने में मशीन्स को दिक्कत होता है. हम तो समझ लेते हैं कि ये ऐसा है, मुहावरा है, तो क्या मीनिंग हो सकता है, ये हम समझ सकते हैं, बट मशीन्स कैसे समझेंगे? Then syntax and grammar variations. Natural languages have complex and inconsistent rules. Low resource languages, कुछ languages हैं जो low resource है, like lack of large annotated data sets for regional languages, like हमारा Assamese language है, Bodo language है, ये सब में large annotated data set नहीं है. Then code switching, mixing of languages, like Assamese plus English in the same sentence. जैसे मैं अभी हिंदी में भी बात कर रहा हूँ, but also I am speaking in English. ये दोनों हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बात कर रहा है, तो मशीन ये कोड स्विचिंग कर पाएगा या नहीं अच्छे से. देन नेम्ड एंटिटी disambiguation, that is distinguishing between apple that is fruit and apple that is company. तो ये सब distinguish करना, named entity disambiguations. Then multilingual understandings, like difficult to create universal model that understand many languages equal. कितने सारे languages हैं, even in वर्ल्ड का तो छोड़ो, इंडिया में कितने सारे languages हैं, इसको समझ पाना इक्वली, तो ये भी बहुत दिक्कत है. It is challenge actually banana. Then bias and fairness, that is NLP models can inherit gender, racial or societal biases from training data. ट्रेनिंग डेटा अगर ऐसा हो गया कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का डेटा ले लिया, तो वो फीमेल को मतलब मेल सुप्रीमेंसी को हम सपोज दिखा रहा है, तो ये डेटा में रिफ्लेक्ट हो गया है. ठीक है, तो ऐसा डेटा से अगर हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, तो ऑब्वियसली वो मॉडल आपका बायस होगा, मतलब जो भी होगा वो आउटपुट क्या होगा, थोड़ा सा बायस आउटपुट हो जाएगा, फेयरनेस नहीं होगा उसमें. तो ये सारे आपका चैलेंजेस है एनएलपी में. ओके, सो जस्ट 1 minute. I think it is sufficient for today. We have discussed around
23 questions answers in the subject of AI. तो इसमें कुछ डाउट होगा तो बिल्कुल आप लोग मुझे पूछ सकते हो. You just comment me, and of course we'll discuss more questions in the coming times. If I feel the desired questions are important, then I will again come with a video to explain those topics. ठीक है, आज के लिए इतना ही. Thank you.